हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक क्लासेस के साथ। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। कल हमने सिंपली पढ़ा है कि डिमांड क्या होता है और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या है, लेकिन हमने बहुत सारे ये जो फैक्टर्स देखे हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड पर। उनमें प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, उनमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस एंड the substitute goods also influence the demand. But law of demand क्या कहता है? Law of demand कहता है कि when price increases demand decreases, when price decreases demand increases. But we can यहाँ पर क्या रखना है? Other things remaining the same. ये जो बाकी चीज़ है वो हमको सेम रखनी है। इनकम हमको कांस्टेंट रखना है, हमको टेस्ट कांस्टेंट रखना है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ये जो सबस्टिट्यूट गुड्स नहीं रखने, या ये कम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसको हम कहते हैं वो भी हमको वहाँ पर नहीं रखने हैं। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कब फंक्शन करेगा? लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन ओनली दैट टाइम व्हेन ओनली प्राइस इन्फ्लुएंसेस द डिमांड। उस वक्त लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करेगा। ओके, लेकिन हमको यहाँ पर पढ़ना है लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है। हम सिंपली कहते हैं द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमांड डिक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ये जनरल कॉन्सेप्ट है, हमको सबों को पता है जब प्राइस इंक्रीज होता है उस वक्त लोग डिमांड कम करेंगे, जब प्राइस डिक्रीज होगा उस वक्त डिमांड लोग ज्यादा करेंगे मार्केट में। ओके, लेकिन बाकी चीजों को हमको इन्फ्लुएंस में नहीं रखना है, हमको बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना है। ओके, वो बाकी चीज क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, फैशन ऑफ द कंज्यूमर, व्हाट वी कॉल इट एज द फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि फ्यूचर में प्राइस कम या ज़्यादा हो जाएगा, वो हमको नहीं रखना है। तभी लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करेगा जब अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट एंड लॉ ऑफ डिमांड फंक्शंस। लॉ ऑफ डिमांड सेज दैट व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस एंड डिमांड डिक्रीजेस, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेस दैट टाइम डिमांड इंक्रीजेस बट अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। ओके, तभी लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करेगा। हम यह भी कहते हैं ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ये इनवर्स रिलेशनशिप है, एक दूसरे को अपोजिट रिलेशन है। किस तरह इनवर्स रिलेशन है? बिकॉज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस उस वक्त डिमांड डिक्रीज होती है, एक दूसरे को इनवर्स है ये। जब प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, दिस इज द इनवर्स रिलेशनशिप एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। लेकिन हमको ये हमने कल पढ़ा है ये जो डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड है, डिमांड पर कौन कौन सा चीज असर करता है। सबसे ज्यादा असर करता है वो है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा है इनकम, तीसरा है टेस्ट, चौथा है फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। हम यहाँ पर देखेंगे ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड तभी फंक्शन करेगा जब अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, only price influences the market. When price increases demand decreases, price decreases demand increase। हम देखेंगे ये जो assumptions है लॉ ऑफ डिमांड की ये क्या क्या है। ओके, हम देखेंगे फर्स्ट पॉइंट है इनकम लेवल कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन तभी करेगा जब कंज्यूमर का इनकम कांस्टेंट रहेगा। क्यों फंक्शन करेगा? अगर इनकम इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ उस वक्त क्या असर पड़ेगा, मैं आपको क्या कहूंगा। ये जो इनकम लेवल कांस्टेंट, इनकम लेवल शुड रिमेन कांस्टेंट ऑफ द कंज्यूमर, उस टाइम लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करेगा। क्यों? बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेन ओनली प्राइस इन्फ्लुएंसेस, जब प्राइस इंक्रीज होगा डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज होगी, लेकिन इनकम लेवल शुड रिमेन कांस्टेंट। अदर फैक्टर जो मैंने कहा है कांस्टेंट रहने चाहिए वो है ये फैक्टर्स। पहला है इनकम लेवल कांस्टेंट। इनकम लेवल कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों? अगर इनकम लेवल मेरा इंक्रीज हो गया, प्राइस ना तो इंक्रीज हुआ ना तो डिक्रीज हुआ, मेरा इनकम लेवल इंक्रीज हुआ, मैं डिमांड भी इंक्रीज करूंगा, मैं मार्केट जाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदूंगा। क्यों? मेरा इनकम इंक्रीज हुआ। लेकिन जब हम इनकम को कांस्टेंट रहेंगे तभी सिर्फ प्राइस इन्फ्लुएंस करेगा मार्केट में। क्यों? प्राइस अगर इंक्रीज हुआ
हम डिमांड डिक्रीज करेंगे, लेकिन इनकम लेवल कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इनकम लेवल कांस्टेंट नहीं रहा, हमारा इनकम इंक्रीज हुआ, हम डिमांड ज्यादा करेंगे। अगर इनकम लेवल कम हुआ, प्राइस पे कोई प्राइस तो कांस्टेंट है, इनकम लेवल डिक्रीज हुआ, तो हमारा डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगा, उस वक्त लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करेगा नहीं। सेकंड वन इज टेस्ट ऑफ द बायर इज कांस्टेंट है। ये जो लॉ ऑफ डिमांड है उसमें टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर ये भी कांस्टेंट रहना चाहिए। क्यों? अगर प्राइस चेंज हुआ नहीं, उस वक्त डिमांड भी चेंज नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर टेस्ट हमारा चेंज हुआ, हम डिमांड भी चेंज करेंगे। हम इस वक्त तक हम किसी प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे थे क्योंकि हमारा टेस्ट उसमें था, लेकिन अगर हमारा टेस्ट चेंज हुआ, हम इस प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे और उसकी डिमांड करेंगे, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, इस पहले वाले की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन यह भी कांस्टेंट रहना चाहिए। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स में हमने क्या पढ़ा है? सबस्टिट्यूट गुड्स एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। ये जो प्राइस है रिलेटेड गुड, वो भी कांस्टेंट रहना चाहिए, ना तो इंक्रीज होना चाहिए ना तो डिक्रीज होना चाहिए। अगर वहां पे पर भी कोई फर्क आ गई तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी फंक्शन करेगा नहीं। नो न्यू सबस्टिट्यूट, सबस्टिट्यूट भी नहीं होना चाहिए। अगर अगर यहां पर हम कहेंगे लॉ ऑफ डिमांड भी इन्फ्लुएंस करता है, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस। लेकिन अगर हमने हमारा कोई सबस्टिट्यूट वहां रहा, या ये टी का प्राइस इंक्रीज अगर हो गया, उसका सबस्टिट्यूट कॉफी है, हम कॉफी डिमांड करेंगे, तो उस वक्त भी प्राइस, ये जो लॉ ऑफ डिमांड इन्फ्लुएंस करेगा नहीं। फ्यूचर प्राइस राइज शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड। ये जो फ्यूचर प्राइस हमने कल पढ़ा है, जो डिमांड पर असर करता है, वो फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशंस। अगर हमने कहा है कि फ्यूचर में प्राइस राइज हो जाएगा, उस वक्त हम क्या करते हैं? पहले ही डिमांड करते हैं। या हमको लगेगा फ्यूचर में प्राइस डिक्रीज हो जाएगा, आज हम डिमांड नहीं करेंगे, हाँ हम ये सोच कर चलेंगे कि फ्यूचर में प्राइस गोल्ड का डिक्रीज हो जाएगा, हम उसी वक्त गोल्ड का डिमांड करेंगे। इस वक्त डिमांड नहीं हो जाएगी, इस वक्त डिमांड कम हो जाएगी। लेकिन ये भी फ्यूचर प्राइसेस शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, हमको ये भी नहीं एक्सपेक्ट रखना है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज हो जाएगा या डिक्रीज होएगा। इन ये जो टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइस, सबस्टिट्यूट्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, इनको हमको सबको कांस्टेंट रखना है, तभी हमारा लॉ ऑफ डिमांड फंक्शन करेगा। इन शॉर्ट में आपको कहूंगा, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड होता है, ये जो मैंने यहाँ पर ये जो फैक्टर्स दे दिए हैं आपको, सब इनकम, टेस्ट, प्राइस, सबस्टिट्यूट्स एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन शुड रिमेन कांस्टेंट, जैसे हैं वैसे रहने चाहिए। तभी अगर हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया, हम डिमांड कम करेंगे, प्राइस डिक्रीज हो गया, डिमांड इंक्रीज करेंगे, उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, उसको कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। और दूसरी तरफ से हम पढ़ेंगे डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल होता क्या है डियर स्टूडेंट्स? डिमांड शेड्यूल एक्चुअली हम देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होता है, डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। डिमांड शेड्यूल हम देखेंगे, हम यहां पर लिखेंगे प्राइस, यहां पर हम लिखेंगे कमोडिटी। प्राइस है 1 2 3 4 5, डिमांड 5 4 3 2 1। कमोडिटी डिमांडेड, प्राइस ऑफ एप्पल्स। डिमांड शेड्यूल क्या होता है, हम इसको शेड्यूल में रखते हुए यहां पर देखेंगे। प्राइस ऑफ एप्पल्स, प्राइस ऑफ एप्पल्स है, जब प्राइस ऑफ एप्पल्स 1 रुपया है, दैट मीन्स प्राइस कम है, उस वक्त हम डिमांड 5 यूनिट्स की करेंगे। जब प्राइस इंक्रीज होगा, 1 रुपया से 2 रुपया तक प्राइस इंक्रीज होगा, डिमांड थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी। प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, डिमांड डिक्रीज होती जा रही है। प्राइस एक और इंक्रीज हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गई 3 से 2। प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई। ओके, प्राइस कितना है? 1 रुपया, उस वक्त हम डिमांड 5 यूनिट्स की करेंगे क्योंकि प्राइस बहुत कम है। जब प्राइस इंक्रीज हो गया 2 3 4 5, प्राइस 5 रुपया बढ़ गया, उस वक्त
क्या हो गया, उस वक्त हम डिमांड कम करेंगे। इसको हम कहते हैं डिमांड शेड्यूल। क्या कहते हैं, डिमांड शेड्यूल, या जिसको हम कहेंगे इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड, अगर हम अब मार्केट डिमांड की तरफ देखेंगे उस वक्त क्या हमको करना है, मार्केट डिमांड में ये हो जाएगा, ये आपको मानना है ए इज डिमांड। यहां पर हम देखेंगे बी इज डिमांड। ओके, ये एक इंडिविजुअल की डिमांड है, प्राइस कम था, वो डिमांड इंक्रीज ज्यादा कर रहा था, प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड कम हो गई। हाँ प्राइस हम यही रखेंगे, और बी उस वक्त 6, 5, 4, 3, 2। ओके, ये है, इसको हम कहेंगे पहले इंडिविजुअल डिमांड, एक इंडिविजुअल की डिमांड। और मार्केट डिमांड क्या होता है, मार्केट डिमांड होता है कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड्स। एक इंडिविजुअल ने डिमांड की है, प्राइस 1 रुपया था, डिमांड 5 यूनिट्स की। जब प्राइस 5 था, डिमांड 1 यूनिट्स की थी। ओके, दैट मीन्स प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस। ओके, एंड ऑन द अदर हैंड, ये जो बी पर्सन था, ये तो ए पर्सन था, ये तो बी पर्सन है। ओके, जब प्राइस 1 था, एक डिमांड कर रहा था 5, लेकिन बी डिमांड कर रहा था 6 यूनिट्स। जब प्राइस इंक्रीज हो गया 2 रुपीज, ए यूनिट, ए इंडिविजुअल जो था वो डिमांड कर रहा था 4 यूनिट्स की, बी का कर रहा था 5 यूनिट्स की। ओके, प्राइस इंक्रीज होता जा रहा है, ए की डिमांड डिक्रीज होती जा रही है और बी की डिमांड भी डिक्रीज होती जा रही है। फिर हम एग्रीगेट करेंगे, यहां पर मार्केट डिमांड यहां पर देखेंगे 5 + 4 11। ओके, 5 + 4 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 2 + 1 3। दिस इज द टोटल। ओके, हम यहां पर देखते हैं ये जो डिमांड शेड्यूल क्या होता है एक्चुअली। पहले हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, देन मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल में हम सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। हम देखेंगे कि जब प्राइस इंक्रीज होता है एप्पल्स का, फॉर एग्जांपल हम एप्पल लेंगे या ऑरेंजेस लेंगे, प्राइस इंक्रीज हो गया एप्पल या ऑरेंजेस का, उस वक्त हम डिमांड कम करेंगे। लेकिन जब प्राइस गिरेगा एप्पल या ऑरेंजेस का, उस वक्त हम डिमांड इंक्रीज करेंगे। हर एक इंडिविजुअल पर ऐसे ही असर होता है, लेकिन इतना फर्क होता है कि मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैंने एक प्राइस 1 रुपया पर मैंने 5 यूनिट्स कंज्यूम किए, लेकिन दूसरा इंडिविजुअल तो उसने 6 यूनिट्स किए। लेकिन ये जो फाइनल में मार्केट डिमांड बनती है वो कॉम्बिनेशन होता है इंडिविजुअल डिमांड का। ओके, हमने यहां पर इसको ऐड किया, 6 + 5 11, 5 + 4 9, इस तरह किया, ये बन गई हमारी मार्केट डिमांड। ओके, हम देखेंगे अब डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व एक्चुअल में होता क्या है, डिमांड कर्व इज नथिंग बट इट इज द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल में हम ये डिमांड देखते हैं इंडिविजुअल की, फिर मार्केट की, लेकिन ये जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ये जो डिमांड कर्व होता है, डिमांड curve is nothing, demand curve is nothing but the graphic representation of what, graphic representation of this demand schedule। हम यहाँ पर लेंगे x एक्सिस, यहाँ पर लेंगे y एक्सिस। ओके, हम यहाँ पर लिखेंगे प्राइस, यहाँ पर लिखेंगे डिमांड, यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस 1 2 3 4 5। डिमांड शेड्यूल में हमने क्या देखा था, डिमांड शेड्यूल में हमने देखा था ऐसे, प्राइस एंड कमोडिटी, प्राइस 1 2 3 4 5, उस वक्त डिमांड 5 4 3 2 1। ओके, यहां पर हम ऐसे ही लेंगे, यहां पर हम लेंगे 1 2 3 4 5। जब प्राइस 1 था उस वक्त हमने क्या किया, डिमांड ज्यादा किया,
प्राइस, यहाँ पर प्राइस है, प्राइस ले लिया हमने, यहाँ से डिमांड ले ली, प्राइस 1 है, डिमांड 5 यूनिट्स की है उस वक्त, डिमांड प्राइस 1 रुपया, डिमांड 5 यूनिट्स की है, प्राइस 2 डिमांड इज 4, प्राइस 2 डिमांड इज 4, ओके, प्राइस 3 डिमांड इज 3, प्राइस 3 डिमांड इज 3, ओके, प्राइस 4 डिमांड 2, प्राइस 4 डिमांड 2, प्राइस ऊपर बढ़ता गया, डिमांड नीचे आती गई, प्राइस इंक्रीज हो गया 5, 1 रुपया से 5 रुपया तक, डिमांड 5 रुपया से 1 रुपया तक आ गई, ओके। ये है डिमांड करो। डिमांड करो कैसे होता है? इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ऐसे रखो इसको, ओके, दिस इज द डी करो, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये आपको समझ में आया है? डिमांड शेड्यूल किसको कहते हैं? इसको हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे। और डिमांड करो सिर्फ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है डिमांड शेड्यूल का। इस डिमांड करो में हमने देखा है प्राइस जब 1, यहां पर हमने देखा प्राइस 1 रुपया था, डिमांड ज्यादा थी, प्राइस 1 रुपया है, डिमांड इतनी थी, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज गया, डिमांड थोड़ा नीचे आ गई, प्राइस और इंक्रीज हो गया, डिमांड नीचे आ गई, प्राइस और इंक्रीज हो गया, डिमांड नीचे आ गई, प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड नीचे आ गई। प्राइस इतना है इस वक्त और डिमांड इतनी, जब प्राइस इतना हो गया, डिमांड इतनी हो गई, ओके। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड सेज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड गोज डाउन, व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, but other things remaining the same. Income of the consumer should remain constant. Price of related goods should remain constant. There should be no substitute goods. And the taste of the consumer and fashion should remain constant. There should be no future expectations. Okay? After that, ये जो function करता है डिमांड, ये इस लॉ ऑफ डिमांड को, ओके। इंडिविजुअल डिमांड में हम इंडिविजुअल डिमांड देखते हैं, लेकिन ये जो मार्केट डिमांड में हम एक और बाकी इंडिविजुअल उसको बी को, सी को, डी को ऐड करते हैं। ये जो डिमांड देखते हैं 1 रुपया पर, ए इंडिविजुअल ने 5 किया, दूसरे इंडिविजुअल ने 6 किया, तीसरे इंडिविजुअल ने 7 किया, लेकिन यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई, इसने 5 से 4 किया, ये बी इंडिविजुअल करेगा 6 से 5, सी करेगा 7 से 6, ओके, इसी तरह। लेकिन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड गोज डाउन, कितनी भी पहले डिमांड क्यों ना हो, लेकिन डिमांड प्राइस इन्फ्लुएंसेस द डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड गोज टुवर्ड्स डाउन, ओके। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आपने देखा है क्या हमने पढ़ा है, और डिमांड शेड्यूल क्या होता है और डिमांड करो क्या होता है। डिमांड करो वही होता है जो डिमांड शेड्यूल होता है, लेकिन यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पर हम इस शेड्यूल को दिखाते हैं, ओके। दिस इज ऑल अबाउट डिमांड शेड्यूल। अगर पसंद आया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।